तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिजाइन स्टेप्स फॉर एल एंड टी बीम्स। सबसे पहले हमने डिजाइन स्टेप में स्टेप नंबर 1 में देखा था जो हमारा साइज ऑफ टी बीम है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजाइन कंसिडरेशन क्या रहती हैं। जो हमारी थी स्पैन 1/12 टू 1/15 ऑफ द स्पैन हमारी क्या रहती है, इफेक्टिव डेप्थ रहती है। और हमने बात की विड्थ ऑफ द वेब की, तो हमारी 1/2 टू 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम टी बीम हमारी क्या रहती है, विड्थ ऑफ द वेब रहती है। ओके, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज के बारे में देखा हमने टी बीम के केस में भी, एल बीम के केस में भी, और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है वो भी देखा। इफेक्टिव स्पैन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कंडीशन रहती है, ठीक है जी। और हमने डिस्कस किया स्टेप नंबर 4 में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारा डिजाइन लोड है, ठीक है जी। तो डिजाइन लोड हम फैक्टर डिजाइन लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर सेल्फ वेट हमें गिवन हो या ना गिवन हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर, अगर हम बात करें स्टेप नंबर 5 में, जब हमारे पास फैक्टर्ड डिजाइन लोड्स कैलकुलेट होता है डब्ल्यू की वैल्यू, तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट यानी कि एमयू की वैल्यू। ये स्टेप्स जो हैं हमारे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम देखा था, जैसे डबली रिइंफोर्स्ड बीम देखा, तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो सेम रहते हैं, कॉमन रहते हैं, ठीक है जी। तो वो बात ध्यान रखनी है आपने। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सीधा सा रिलेशन है WU/L²/8। हमें पता है WU क्या होता है, फैक्टर्ड डिजाइन लोड पर मीटर लेंथ, और L क्या है, यहाँ पे स्मॉल l क्या है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द टी बीम। और इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर्ड ये हमारा क्या है वो आ जाएगा यहाँ से फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम रिइंफोर्समेंट, अगर हम टी बीम की बात करें या एल बीम की बात करें, तो वहां पे हम रिइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो रिइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो स्टेप नंबर 6 में सीखते हैं। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट। कैलकुलेशंस ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है जी। तो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डिजाइन में बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो अराइज होंगी जब हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम केस की बात करें, अगर हम एज्यूम कर लें, एज्यूम जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज बाय न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन इक्वल टू 0.43, लेस देन इक्वल टू 0.43। तो ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है जी। कंडीशंस अराइज होंगी जब हम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो डिजाइन प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है बाय XU, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो लेस देन इक्वल टू क्या हो, 0.43 हो, क्या होगा, एंड निगलेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिब। तो क्या रहेंगे हमारे पास, एंड नेग्लेक्ट contribution of rib in resisting moment। तो ये बात ध्यान रखना, जो हमारे पास अगर ये कंडीशन से क्या आ जाए, हमारे पास ये कंडीशन आती है, ये हमारा अगर कंडीशन आती है तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन रहेगी रिब की वो नहीं होगी मोमेंट को रेजिस्ट करने की, ठीक है जी। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई होती है, तो अगर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमयू लिमिटेड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कैलकुलेट एमयू लिमिटेड, तो एमयू लिमिटेड की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यह क्या वैल्यू रहेंगी, जो हमारे पास यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लैंज, यहाँ पे टी बीम्स हैं, तो टी बीम्स के लिए अगर हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, 0.45 FCK। FCK यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द
कंक्रीट डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, यानी कि जो हमारी विड्थ ऑफ फ्लेंज रहती है, सॉरी थिकनेस ऑफ फ्लेंज रहती है वो आएगा। ठीक है जी। और हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या है, और 0. जो डी से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ से माइनस कर देंगे, डी माइनस 0.5 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लेंज। तो ये रिलेशन जो है हमारा MU लिमिटेड के लिए रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप था उसमें हमने MU की वैल्यू फाइंड आउट की, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया जो मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, तो इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर कंपैरिजन से हमें पता चलेगा जो रिइंफोर्स सेक्शन है वो हम सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं या डबली रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इस कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारा जो टर्म्स हैं इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन क्या रहेगा, अगर हमारे पास MU की वैल्यू यानी कि फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है MU लिमिटेड से, MU लिमिटेड से, तो क्या कंडीशन रहेगी, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज टू बी डिजाइन। तो हम क्या करेंगे, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन कर सकते हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज टू बी डिजाइन। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें इफ MU ग्रेटर देन MU लिमिटेड, अगर मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट से जो वैल्यू है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की एक्सीड कर जाती है, तो उस टाइम क्या होगा, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज टू बी डिजाइन। ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। ओके, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस। ठीक है जी, जो हम कैलकुलेशन करते हैं रिइंफोर्समेंट की, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड केस की होगा, तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम अगर डबली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करते तो वहां पे बैलेंस्ड मोमेंट हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम बी केस की ओर अगर डिस्कस करें तो बी केस क्या रहेगा 6 नंबर स्टेप में, इफ MU लेस देन MU लिमिटेड, इफ MU लेस देन MU लिमिटेड। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट केस अगर सेटिस्फाई होता है तो डिटरमाइन अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिटरमाइन अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या रहेगा हमारे पास, इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे MU डैश, MU डैश से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे इसको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। ठीक है जी। तो क्या हमारे पास टर्म रहेगी 0.36 FCK डेप्थ ऑफ बीम जो हमारी रहेगी, और डेप्थ ऑफ फ्लेंज और विड्थ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ फ्लेंज एंड विड्थ ऑफ फ्लेंज इनटू D माइनस 0.42 डेप्थ ऑफ फ्लेंज। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है यहाँ पे, फॉर डिटर्मिनेशन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हमने क्या किया है, ज़ूमिंग करेंगे यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ जो फ्लेंज है इक्वल टू XU के, क्योंकि ये अगर हम देखें तो डबली रीइंफोर्स्ड या सिंगली रीइंफोर्स्ड की बात करें तो यही जो हमारा फॉर्मूला है वहां पे यहाँ हमारे पास टर्म आई है डेप्थ ऑफ फ्लेंज की, तो यहाँ पे थी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो XU था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, XU एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डेप्थ ऑफ फ्लेंज को एज्यूम कर लें XU, तो क्या होगा, ये बात यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से AST की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एज्यूम XU इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लेंज दैट इज कंसिडरिंग
that the neutral axis coincide with the bottom of the flange। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे XU इक्वल टू रख लें डेप्थ ऑफ फ्लैंज के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है जी। तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है विद द बॉटम ऑफ द फ्लैंज, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड with the bottom of the flange, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने। तो अगर बॉटम ऑफ द फ्लैंज हमारे ये न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड करती है तो हमारा MU क्या होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन अगर यहाँ पे AST की वैल्यू हम फाइंड, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, तो टेंशन AST यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 6 में मकसद ही क्या है, रिइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन। तो रिइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो AST की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्ट हम टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे जैसे हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में करते हैं, ठीक है जी, उसी तरह से हम यहाँ पे भी AST की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज ले रहे हैं, वहां पे हम विड्थ ऑफ बीम लेते थे। ओके, इफ MU लेस देन MU डैश, यानी कि जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है वो लेस देन है हमारे पास जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, देन क्या होगा, देन XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज रहेगी। तो उसके बाद हम क्या करें, इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, MU से जो हमारा AST फाइंड कर सकते हैं, फाइंड AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो MU इक्वल टू, यानी कि इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, AST की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 0.87 FY AST इनटू D माइनस FY AST डिवाइडेड बाय FCK BF, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द रिइंफोर्समेंट, एरिया क्या है, एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन जोन, और D क्या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द T बीम, और यहाँ पे FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ओके, तो ये रिलेशन हमारे के लिए किस लिए है, AST के लिए, ठीक है जी। यानी कि एरिया ऑफ टेंशन जोन हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट केस की ओर बढ़े, अगर हमारे पास MU की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी, तो क्या होगा, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ द रिइंफोर्समेंट, तो वो भी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की, तो नेक्स्ट केस में अगर देखें हम MU, इफ तो C नंबर केस है हमारा, इफ MU ग्रेटर देन MU डैश अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, बट लेस देन MU लिमिटेड, बट लेस देन MU लिमिटेड। तो MU लिमिटेड से तो कम है हमारा जो MU की वैल्यू है, बट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से MU डैश से क्या है, ज्यादा है। तो उस टाइम क्या होगा, तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MU डबल डैश, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या रिलेशन रहेगा, 0.36 FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, विड्थ ऑफ द वेब, और न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इनटू डेप्थ ऑफ बीम T बीम माइनस 0.42 XU। ओके, तो ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, प्लस 0.45 FCK
एक बार वेब के लिए और एक बार फ्लैंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस डेप्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ वेब, विड्थ ऑफ वेब, ठीक है जी, और d माइनस 0.45 डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूज करना है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से AST फ्रॉम द वैल्यू ऑफ XU, ठीक है जी। तो XU की वैल्यू है, यहाँ पे AST की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AST इक्वल टू क्या रहेगा, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें AST, कैलकुलेट AST यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रेन टेंशन जोन फ्रॉम द नॉन वैल्यू ऑफ XU, फ्रॉम द नॉन वैल्यू ऑफ XU यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे AST। तो AST के लिए अगर हम बात करें तो कैसे फाइंड आउट की जाएगी AST, तो ये रिलेशन याद रखना भाई। इस केस में हम AST, इस केस से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन रहेगा AST के लिए, AST इक्वल टू 0.36 FCK BW XU into D minus plus 0.45 FCK depth of flange into width of flange minus width of web, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा AST के लिए 0.87 FY डिवाइडेड बाय 0.87 FY, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ रिलेशंस हैं। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो डिजाइन स्टेप्स हैं इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेक है हमारे पास, क्या है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे AST का। तो उसके बाद हम बात करते हैं चेक फॉर शेयर। तो शेयर चेक के लिए हम बात करते हैं, तो हमें जैसे हमने कॉमन स्टेप्स रहते हैं, तो शेयरिंग चेक के लिए हम क्या करते हैं, टाउ C की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टाउ V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और टाउ C मैक्स की वैल्यू कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कोड एज पर IS कोड 456/2000। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो डिपेंड्स करती है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे चेक फॉर शेयर। तो ऑलरेडी हम ये शेयर चेक के लिए हम शेयर कंसंट्रेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, फाइंड टाउ V यानी कि नॉमिनल shear stress और shear stress फॉर कंक्रीट एंड मैक्सिमम shear stress। हमें तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी फिर shear चेकिंग के लिए, ठीक है जी। फॉर चेक फॉर shear enforcement, फॉर चेक फॉर shear enforcement, ठीक है जी। ओके, तो स्टेप नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 8, जब शेयर चेक करेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी हम चेक करेंगे, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट। ये हमारे जो स्टेप्स रहते हैं ये बिल्कुल जो कॉमन है, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है जी। तो इसको हम डिनोट करते हैं LD से। तो क्या रिलेशन रहता है डेवलपमेंट लेंथ के लिए, ये जान लीजिए। LD लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.3 M1 बाय शेयर फोर्स को डिनोट करते हैं V से प्लस L0। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायर्ड है उसके लिए रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर
8। तो स्टेप नंबर 9 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 9 में हम डिस्कस करते हैं जो हमारी डिफ्लेक्शन है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन टू सेटिस्फाई द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ठीक है जी, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन चेक हम क्या करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड है तो उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन चेक करना बहुत जरूरी रहता है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन चेक के लिए हमारे पास L/D जो प्रोवाइडेड रहती है, जो रिक्वायर्ड रहती है, उनके बीच में हमारा जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि L/D जो प्रोवाइडेड है, ठीक है जी, वो लेस देन होनी चाहिए L/D प्रोवाइडेड लेस देन L/D मैक्सिमम इनटू KT इनटू KC इनटू KF। यानी कि यहाँ पे जो हमने क्या किया मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये रिलेशन जो है हमारा क्या है मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हम यूज करते हैं। ठीक है जी, इनटू में क्या है यहाँ पे KC KF इनटू KT। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं। तो L/D प्रोवाइडेड जो L और D रेशियो, जो इफेक्टिव स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो रहती है वो प्रोवाइड की है, कितनी एक्चुअल में प्रोवाइड की है, वो लेस देन होनी चाहिए मैक्सिमम से। ठीक है जी, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है स्टेप नंबर 9। तो स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 10 में हम डिस्कस करते हैं समराइज। उसकी जो जितनी हमारे पास हमने डिस्कस किए स्टेप्स को, उन स्टेप्स को हमने क्या करना होता है एक स्केच क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना होता है। ठीक है जी, समराइज द डिजाइन, समराइज द डिजाइन and draw needs sketch। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमारा था डिजाइन प्रोसीजर्स टाइप्स फॉर L एंड T बीम्स। ठीक है जी, तो ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। बिहेवियर ऑफ टी बीम्स, इन्वर्टेड टी बीम्स, आइसोलेटेड टी बीम्स और एल बीम्स क्या होते हैं हमने देखा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वन बेस लैब क्या होती है। ठीक है जी, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी जो डिज़ाइन स्टेप्स हैं वो क्या हैं। ठीक है जी, वो भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।